हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है सेल साइकिल, इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो अपनी होल लाइफ में एक चक्र पूरा करती है, ठीक है। और ये जो चक्र है इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। एक्चुअली में जो सेल है जब वो आफ्टर डिवीजन फॉर्म होती है, यानी कि जब कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिका बनती है, तो वो बनने के बाद फिर एक साइकिल को कंप्लीट करती है। और ये जो साइकिल है इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। और आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो एक लाइफ स्पैन, इसको आप बोलते हैं जीवन वृत्त, इसको कंप्लीट करती हैं। अब ये जो जीवन वृत्त है या लाइफ स्पैन है जो है, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं। अब ये जो 4 स्टेज है, आप इसको अगर एक डायग्राम के रूप में देखें तो देखो ये डायग्राम है। इसमें आपका G1, S, G2 और M, ये 4 मेन जो है वो स्टेज होती है। इसमें G1, S और G2 ये तीनों आपकी इंटरफेस स्टेज से रिलेटेड होती हैं। और जो M फेज है ये माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पर अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनका ये कैरेक्टर है, उनकी ये टेंडेंसी है कि वो अपने जैसी सेल को बाय द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा जन्म देती हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम इन 4 स्टेज की बात करें तो इन 4 स्टेज में जो मेन इवेंट हैं, जो मेन आप कह सकते हैं सेल डिवीजन के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है उनको आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले आपका आता है G1 फेज। यहाँ पर G का मतलब होता है गैप, G का मतलब यहाँ पर है गैप, गैप फर्स्ट, गैप सेकेंड। और S का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर जो G1 है ये आप कह सकते हैं ये आपका पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहलाता है। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। देखो जो माइटोटिक फेज है उसमें जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स फॉर्म कर लेता है। और जैसे ही न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं वो तुरंत आ जाती हैं इसमें G1 में। तो ये माइटोटिक के ठीक बाद की स्टेज होती है, समझ गए। और ये जो G1 फेज है इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? ग्रोथ। यहाँ पर जो सेल है, जो न्यूली फॉर्म सेल है, नई बनी जो कोशिका है, वो अपने साइज को इंक्रीज करती है। और साइज का इंक्रीजमेंट कैसे होगा? बाय द न्यूट्रिशन। तो ये मैक्सिमम जो हैवी कंटेंट्स हैं उनको इनटेक करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है वो इसको मिलता है जो इसेंशियल एलिमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड डिफरेंट टाइप के अदर मिनरल्स एंड अदर कंपोनेंट्स। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं
जो इसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेल क्या करती है, इसको इनटेक करती है। और जब ऐसा होता है तो इससे सेल का एनलार्जमेंट होता है, यानी कि जो कोशिका है वो अपने साइज में इंक्रीज करती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम G1 फेस की बात करें तो ये जो फेस है वो आपका बहुत बड़ा लंबा फेस होता है। और आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें एक टाइम की बात करें तो इसमें आपका जो टाइम है वो लगभग, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 16 आवर्स जो है ये आपका मैक्सिमम इसमें यूज होता है। और वैसे अगर हम कॉमन बात करें तो 7 आवर्स में ये कंप्लीट होता है। समझ रहे मेरी बात? तो G1 फेज सेल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है और इस फेज में जो सेल है वो अपने इसेंशियल कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करती है और उसके एब्जॉर्प्शन से वो अपने साइज में इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो बहुत सी मैमेलियन सेल्स होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं नर्व सेल, ठीक है, सब मसल सेल, मस्कुलर सेल्स, स्केलेटल मसल्स। अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स। तो ये कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक बार डिवाइड होने के बाद फिर फर्दर डिवीजन नहीं करती, आगे के लिए डिवीजन उनमें नहीं होता है। तो ऐसी जो सेल है वो आफ्टर डिवीजन G1 फेज को कंप्लीट करती हैं। जो G1 फेज है यानी कि एनलार्जमेंट वाला जो फेज है, उनके साइज का जो इंक्रीजमेंट है वो जो फेज है वो तो कंप्लीट होता है, लेकिन फिर ये S फेज में ट्रांसफर नहीं होती हैं, बल्कि ये अनडिविजिबल कंडीशन में आ जाती हैं, यानी कि आगे के लिए ये डिवीजन नहीं करती हैं। तो जब ये सेल आगे के लिए डिवीजन नहीं करती हैं तो इनको हम लोग G0 फेज के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं गैप जीरो। ठीक है, और ये फेज इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इन फ्यूचर डिवाइड नहीं होंगी या फिर लंबे समय तक डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब डिवाइड नहीं होंगी तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जितनी भी सेल्स हैं वो G0 फेज में आने के बाद डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है सेल्स का, बट डिवीजन नहीं होता है। तो G1 ठीक अगर कंप्लीट हुआ और सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो वो G0 में चली जाती है, और अगर डिवीजन होना है तो G1 से फिर ये चली जाती है किसमें, S फेज में। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आ गई? जो G0 फेज है इसको क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, क्यूसेंट फेज। समझ गए? क्यूसेंट फेज। अब देखो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है G1 के बाद वो आपका आता है S फेज। S का मतलब मैंने बताया था सिंथेसिस। देखो ये जो फेज है S फेज, ये आपका जो होता है उसमें आप कह सकते हैं एवरेज जो टाइम है वो 5 घंटे का लगता है, 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे का इसमें समय लगता है, और इसमें मेनली DNA का संश्लेषण होता है। जो सेल में DNA है उसका सिंथेसाइजेशन होता है। बात समझ में आ गई? अगर हम DNA की बात करें तो DNA में आपने हो सकता है पढ़ा हो पिछले क्लास में कि DNA जो है वो क्रोमेटिड को शो करता है, और ये क्रोमोसोम में, ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं उसमें ये पेलिकल यानी कि प्रोटीन की कवरिंग से कवर्ड होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो DNA है उसका सिंथेसिस
रेप्लिकेशन शो करता है, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं द्विगुणन। यानी कि डीएनए अपने जैसे डीएनए को द्विगुणन की क्रिया द्वारा जन्म देता है, और इस तरह से जो डीएनए है वो अपने समान कैरेक्टर वाले डीएनए को सिंथेसाइज करता है। समझ गए? तो ऐसा डीएनए जो अपने समान डीएनए के थ्रेड्स को डेवलप करे, इसको हम लोग नाम देते हैं सिस्टर, ठीक, डीएनए, या इसको बोलते हैं सिस्टर थ्रेड्स। तो यहां पर जो एस फेस है इसमें मेनली डीएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है, और यहाँ पर डीएनए अपना जो नंबर्स है उससे ये डबल हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? फिर हम बात करेंगे नंबर थर्ड, G2 फेज। तो वो G2 फेज जो है ये G1 के बाद है, यानी कि गैप सेकंड है, और यहाँ पर आप मान लो लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है, और इस समय सेल में आरएनए, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है? संश्लेषण होता है। आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके द्वारा जितना भी मटेरियल है, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए इज अ क्रोमेटिन मटेरियल, जो आप कह सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनके लिए इन्वॉल्व होता है। आरएनए और प्रोटीन ये आपका ग्रोथ के लिए होता है, आरएनए यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। बात समझ नहीं? तो इस तरह से अगर हम G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में फिर से ग्रोथ आपकी होती है, और ग्रोथ के लिए यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन इनका संश्लेषण होता है। आया समझ में? क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? तो G1 फेज, S फेज और फिर G2 फेज, अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर लें तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा? इंटरफेस। तो ये तीनों स्टेज प्रिपरेशन स्टेज के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सेल को डिवीजन से पहले जो जो रिक्वायरमेंट है एज ए रॉ मटेरियल, एज ए न्यू मटेरियल, साइज इंक्रीजमेंट, न्यूक्लियर मैचुरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी इंटरफेस में आती हैं, और इंटरफेस में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन तीनों स्टेजेस में क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर लास्ट में नंबर 4 एम फेज होती है, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। लास्ट में आपकी हो गई एम फेज, ठीक। और एम फेज जो है ये आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें आपकी 4 मेन स्टेज होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसमें मात्र 1 घंटे का समय लगता है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट सेल को हैं सेल डिवीजन के लिए, वो जब उसको मिल जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो डिवीजन में बहुत कम समय लगता है, और मात्र 1 घंटे में ये चारों स्टेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आई? अब ये जो चारों स्टेज हैं, जैसे कि प्रोफेज में
क्रोमेटिड ब्रेक होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। यहाँ पर जो डीएनए है उसका फिर से रेप्लिकेशन होता है और जो 2n नंबर ऑफ डीएनए है वो 4n में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डीएनए के नंबर जस्ट डबल हो जाते हैं। मेटाफेज जो है इसमें क्रोमोसोम्स आपस में उसका जो न्यूक्लियस का मीडियन पार्ट है, मध्य भाग, वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में डिफ्रेंशिएशन यानी कि 2 हाफ्स में बंटवारा हो जाता है, हाफ डीएनए नंबर एक पोल की तरफ, हाफ अदर पोल की तरफ। और टीलोफेज में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको जब सेल डिवीजन आपको बताएंगे, माइटोसिस और मियोसिस, वहाँ पर इस प्रोसेस को डिटेल में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका है सेल साइकिल, और सेल साइकिल में आपकी ये 4 स्टेज होती हैं, G1, S, G2, M। अगर डायग्रामेटिक इसको शो करना चाहें तो ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के द्वारा आप इसको शो कर सकते हैं। और जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो स्टेजेस के बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो जो भी सेल हैं वो डिवीजन के लिए एक साइकिल को रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं, जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। हार्वर्ड और पेले ये 2 साइंटिस्ट नेम हैं जिन्होंने सेल साइकिल को फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्रपोज किया या उसके बारे में सबसे पहले बताया। और आज हम इस पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं, और इनमें ये 4 स्टेज आपकी मेन होती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो सेल साइकिल को ध्यान से आप समझ लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस, ये जो सेल डिवीजन है, इनके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।